फोन कटने के बाद कृष का मुंह जो पूरी तरह से चोखा बन गया था, वो तो काफी खुश था इस बात को सोच कर कि अंश उसे अप्रिसिएशन देंगे इस बात पर कि उसने राहुल को ढूंढ निकाला और राहुल से बहुत सारी बातें भी पता चल जाएंगी। और वो ये भी चाहता था कि अंश डायरेक्टली राहुल से बात करे। लेकिन इस तरह के अंश के टोन को सुनकर वो फोन की तरफ देखते हुए कहता है, आपसे एप्रिसिएशन की उम्मीद रखना जुपिटर में घर बसाने जैसा है, दोनों पॉसिबल नहीं है। और फिर वो एक बार राहुल को देखता है और उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारते हुए कहता है, घूर क्या रहा है? वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में आज अंश के चेहरे पर काफी बेचैनी नजर आ रही थी। थोड़ी देर में क्रिश भी अब उनकी केबिन में आकर एंटर होते हैं। क्रिश को अंश के लहजे से ही समझ में आ गया था कि इस वक्त अंश काफी गुस्से में है और उनके चेहरे को देखकर तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है कि आज मामला किसी तो बात पर बहुत बिगड़ चुका है। उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि अब वो सारे सीन्स को कंट्रोल कैसे करेगा, लेकिन जैसे तैसे आज उसे किसी भी हालत में अपने काम पर बहुत अच्छे से फोकस करना था, क्योंकि आज अगर गलती होती तो अंश न जाने उसके साथ क्या कर सकते थे। अभी कल ही तो उनका अपना दोस्त फायर हुआ था। वो खुद को नितिन की जगह पर इमेजिन करता है, लेकिन वो खुद को बेरोजगार नहीं देख सकता था, जिसकी वजह से वो जल्दी से जा करके अंश के हिसाब से के काम करना शुरू कर देता है। अंश इस वक्त अपने हाथ में पेंसिल लिए खाली पेपर पर कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डिजाइन बनाते बनाते न जाने कुछ और ही बनाना शुरू कर दिए थे। क्रिश थोड़ा देर तो वहीं पर खड़ा रहता है और अंश से बात करता है, लेकिन अंश का कोई खास रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से वो चुपचाप वहीं पर खड़ा था और उसकी नजर जो जैसे ही जा करके उस कोरे कागज पर पड़ती है जहां पर अभी अंश ने कुछ ड्राइंग बनाया था, वो एकदम से हैरान रह जाता है और फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए धीरे धीरे टेबल की तरफ ही झुकते हुए वो इतना ज्यादा खो गया था कि पूरी तरह से उसका बैलेंस बिगड़ता है। वो जाकर के उसी पेपर पर ऑलमोस्ट अपने चेहरे को दे मारा था। अंशु पेंसिल से उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो? क्रिश अपना बैलेंस सही करते हुए जल्दी से खड़े होते हुए कहता है, वो सर में गिर गया था। अंशु उसको घूरते हुए कहते हैं, तुमसे ये उम्मीद कर सकता हूं मैं, सर गिर ही सकते हो तुम। लेकिन जैसे ही अंश ने अभी अपने पेपर की तरफ देखा था, वो खुद भी हैरान रह गए थे और वो अपनी भवें से कोड़ते हुए कहते हैं, ये क्या बना है? क्रिश जो झांकते हुए कहता है, सर लग तो रहा है जैसे किसी का चेहरा हो और नीचे इस लड़की ने साड़ी पहन रखा है। सर आपने बहुत खूबसूरत सी लड़की बनाई है, लेकिन सर ये डिजाइन क्लाइंट को पसंद कैसे आएगा? सर इस डिजाइन पर कौन सा घर बन सकता है? और वैसे भी उसे तो रेस्टोरेंट बनाना है ना सर। अंश अपने आप में थोड़ा हक्का बक्का रह गए थे कि आखिर वो डिजाइन बनाते बनाते ये क्या बनाना शुरू कर दिए। और वो तुरंत ही उस पेपर को लेते हैं और मोड़ कर उसे बगल के ट्रैश कैन में डालते हुए कहते हैं, मेरे सामने क्या खड़े हो, जाकर के कॉफी लेकर आओ, सर दर्द हो रहा है मेरा। क्रिश को पता था कि आज उसका पूरा दिन कुछ ऐसे ही गुजरने वाला है। आज उसे सिर्फ अंश से डांट ही सुनना है, जिसके लिए वो पहले से प्रिपेयर हो चुका था, तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जाते जाते अंश की तरफ देखते हुए कहता है, सर वो उदय आपसे मिलना चाह रहा था। अंशु अपने पेंसिल को इधर उधर घुमाते हुए कहते हैं, कौन उदय? मैं क्रिश कहता है, अरे सर वो आपने कंपनी का आर्किटेक्चर है ना, जिसका ये डिजाइन आज क्लाइंट अप्रूव करने वाले हैं। अंशु क्रिश को देखते हुए कहते हैं, आर्किटेक्चर बोलो ना, किसी के नाम से मुझे क्या लेना देना। ठीक है भेजो उसे, और हाँ एक बार उसका जो भी काम है उसे बोल देना कि एक बार चेक कर लेगा। काम मुझे कोई बकवास नहीं देखनी है आज, वैसे ही सुबह से बहुत बकवास देखते आ रहा हूँ। और वो फिर से अपना ध्यान अपने डिजाइन पर लगाने लगे थे, लेकिन उनसे ये काम आज हो नहीं पा रहा था और वो काफी जोर से पेंसिल को पकड़ते और उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके उसे भी ट्रैश कैन में डाल देते हैं और पीछे की तरफ लीन होते हुए कहते हैं, चल क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा तो कभी नहीं होता था, गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे। और फिर उनकी नजर जो जाकर के फोन पर टिकती है, लेकिन वो फिर खुद से ही कहते हैं, नो मैं दोबारा से उस बेवकूफ को कॉल नहीं कर सकता, वरना वो तो मुझे टीज करने शुरू कर देगा। अविरल और मानव को वो इतना ज्यादा टैलेंटेड समझते नहीं थे जिससे अंश जाकर के सजेशन मांगे, और डॉक्टर और थेरेपिस्ट से तो उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्ती फोन को उठाना ही पड़ता है और कॉल जाकर के उसी शख्स को लगा था जिसकी वजह से कल अंश को काफी सुकून से नींद आई थी। दूसरी तरफ से कॉल पे खो जाता है। इस वक्त अर्जुन जो काफी जल्दी में थे, उन्हें भी ऑफिस के लिए निकलना था और वह शर्ट के बटन्स बंद करते हुए कहते हैं, क्या बात है आजकल बहुत कॉल हो रहा है?
कल रात में भी बड़े वॉइस टेक्स्ट चल रहे थे। कहीं तुझे मैं पसंद तो नहीं आ गया भाई? वयांशु कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है। इस बात पर अर्जुन जो कहते हैं थैंक गॉड कि मैं इस वक्त तुझसे दूर हूँ, खामखा तुझसे लड़ाई करनी पड़ती। अंशु कहते हैं आई एम सीरियस अर्जुन, मुझे गुस्सा आ रहा है। वही अर्जुन भी फोन को अपने कान पर लेते हुए कहते हैं क्या बात है, परेशान हो? सब ठीक तो है और गुस्सा क्यों आ रहा है? अंशु जोर से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहते हैं वही तो समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे। अर्जुन जो कुछ सोचते हुए कहते हैं पिल्स लेती अपनी, रूटीन की दवाई लेते हो? नहीं ना? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अपने ऊपर जरा भी ध्यान नहीं रहता तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ पैसे कमा करके तुम जिंदगी में खुश रह लोगे? बेटा दिवाली में आ रहा हूं मैं, और उसके बाद शायद ही मुझे दोबारा से यहाँ सऊदी अरेबिया आना पड़े। मेरा मैक्स टू मैक्स टाइम मुंबई में गुजरेगा तेरे साथ, और फिर देखता हूँ तो कैसे नहीं खाता है दवाई। बचपन से तेरा ख्याल मुझे रखना पड़ा है और अभी भी। अंशु कहते हैं तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए अगर मुझे कॉल करना होता तो मैं मिस्टर जयचंद्र को कॉल करता, वो तुमसे बेहतर लेक्चर देते। कोई सजेशन है तुम्हारे पास? मेरी क्लाइंट से मीटिंग अगर इसी तरह से मेरा गुस्सा मेरे सर पर हावी रहा तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा अर्जुन। तुम्हें पता है मेरा एंगर इशू कितना ज्यादा डेंजरस है। मैं अर्जुन जो पूछते हैं किसी बात को लेकर परेशान है? वैसे कब से हुआ ये? रात में तो तू काफी खुश था। अंशु कहते हैं सुबह हुआ है, पता नहीं किस बात पर, लेकिन समझ नहीं आ रहा। कुछ तो प्रॉब्लम है जो मुझे बार बार ट्रिगर कर रही है, लेकिन मेरा दिमाग उस चीज पर जा नहीं पा रहा शायद। वही अर्जुन जी कहते हैं या फिर शायद तो उस बात पर फोकस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, खुद को उस चीज से दूर करने की कोशिश कर रहा है या अवॉइड कर रहा है। कुछ ऐसी अजीब चीज जो तेरी लाइफ में अभी चल रही हो। वह इस बात पर अंशु कहते हैं अभी अभी एक वियर्ड चीज हुई है, पर बताऊंगा तो तू हंसेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा। अर्जुन जिस बात पर फोन को दूर करते हुए स्पीकर पर उसे करते हुए कहते हैं ठीक है फिर मत बता, फिर मुझे कॉल ही क्यों किया जब कोई बात बतानी नहीं होती है तो। आधी अधूरी बात पर मैं तुझे थेरेपी नहीं दे पाऊंगा और ना ही कोई सजेशन दे पाऊंगा। चल फोन रख, मुझे लेट हो रहा है। अंशु कहते हैं कम ऑन यार, मैं डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा था, रात से कोशिश कर रहा था, पर मुझसे बन नहीं पा रही है। अर्जुन जी कहते हैं ओह दैट्स रियली वियर्ड। लेकिन अंशु अपने सर को ना मिलाते हुए कहते हैं अभी ये वियर्ड नहीं है। वैसे तो अर्जुन का लेट हो रहा था, मगर उसके बावजूद भी वर्ष के बाद में थोड़ा और ज्यादा क्यूरियोसिटी शो करते हुए पूछते हैं तो फिर और क्या वियर्ड है? वही अंशु ट्रैश कैन की तरफ देखते हुए कहते हैं मैं डिजाइन बना रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था, और डिजाइन में एक अर्जुन जी कहते हैं आज बता लेगा तो फिर बोल, वरना मैं रेस्ट कर लेता हूँ, बोल देता हूँ आज नहीं आ रहा हूँ ऑफिस। भैया जी कहते हैं टॉन्ट मारना बंद कर, बात सुन मेरी। मैं डिजाइन बना रहा था और फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है, मैं किसी लड़की का फिगर बना देता हूँ, उसने साड़ी पहन रखी और उसका चेहरा ब्लर है। उसकी नाक तो नहीं बनाया, बस उसके लिप्स थोड़े से बनाए मैंने, वो भी जस्ट लोअर लिप्स। और मैं इस बात पर अर्जुन जो उन्हें बीच में रोकते हुए कहते हैं एक मिनट भाई तू स्केच आर्टिस्ट कब से बन गया? मुझे तो लगा था मेरा दोस्त आर्किटेक्चर है। अंशु कहते हैं वेरी फनी। अब मुझे इसका कोई सजेशन मिलेगा मैं क्या करूं? वो मैंने इंटेंशनली नहीं बनाया, वो बस ऐसे ही बन गया। ऐसा कुछ गलत मतलब मत निकालना, तो वैसे भी तू माहिर है इस चीज में। इस बात पर अर्जुन जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं हर बात पर गलत मतलब तो मैं ही निकालता हूँ, सही तो सिर्फ आप होते हैं ना। कल रात में बेचैनी होना, फिर उस लड़की से बात करके सब कुछ रिलैक्स हो जाना, फिर आज उतना गुस्सा आना। वैसे गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने कुछ बोल दिया क्या तुझे सुबह सुबह? वही अंशु कहते हैं वो कहाँ से आ गई बीच में, वो जरा भी मैटर नहीं करती मेरे लिए। यार तो समझ क्यों नहीं रहा है, वो मेरे घर की मेड है, व्हाई वुड आई बी इंटरेस्टेड इन हर? मैं इस बात पर अर्जुन जो कहते हैं ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि आप उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। और किसने कहा कि मेड पसंद नहीं आ सकती हैं? वो मेड है, ये उसका प्रोफेशन है, लेकिन उससे पहले वो एक लड़की है। हो सकता हो तुझे उसका बिहेवियर, उसका नेचर पसंद आ रहा हो, और वो भी उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा हो। इसी वजह से वो जिस तरह से तेरे साथ रिएक्ट करती है, तेरा भी मूड उसी हिसाब से बदलता रहता है। लाइक अगर तू मेरा केस देखना तो अनु मुझसे जिस तरह से बात करती है, डिपेंड करता है मेरा मूड वैसा ही रहेगा।
वो मुझसे नाराज हो जाती है तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया रूठ गई है मुझसे। मैं रह नहीं पाता उसको नाराज देखकर। हो सकता हो तेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही हो रहा। देख, अब तुझे समझने तो समझ, वरना बाढ़ में जा। मैं यहाँ से कहते हैं उसकी शादी तय हो रही है, वो भी सम्राट भाई से। कहीं इस वजह से तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा ना। मैं अर्जुन से कहते हैं एग्जैक्टली यही बात होगी, और क्या बात हो सकती है। तो जाकर मना करना सबको और बोल के वो तेरे आइटम है। मैं अर्जुन कहते हैं बिहेव योरसेल्फ अर्जुन, दिस इज नॉट अ वे यू कैन टॉक अबाउट एनी गर्ल। मैं अर्जुन जो हंसी कंट्रोल करते हुए कहते हैं उसकी इज्जत के लिए इतना ज्यादा फिक्र हो रही है, और फिर तो कह रहा है कि वो तेरे लिए मैटर नहीं करती। जस्ट गो एंड टॉक टू हर बडी, बाकी तेरी मर्जी। अंश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन फिर वो अर्जुन से कहते हैं उसकी शादी की मीटिंग चलेगी अभी। मॉम ने कहा मुझे कि मैं इस वक्त उसके साथ रहूं, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है यार। तू जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। शायद मुझे ना उस लड़की में अपनी नायरा नजर आ रही है, और इसी वजह से शायद मैं अपने पास को लेकर ये सब सोच रहा हूँ। अर्जुन से कहता है बाय बाय बाय, प्लीज उस पास को दोबारा से तो रीओपन मत कर, और अगर उसके बारे में बात करना है देन आई एम जस्ट गोना हैंगिंग द कॉल। अंश उसको रोकते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा बात। अच्छा ठीक है, फोन रख। वैसे भी तुझसे सजेशन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी मुझे, फालतू बकवास करवा ले बस। और इस तरफ से अंश ने फोन कट कर दिया था। दूसरी तरफ से अर्जुन जो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं क्या पागल इंसान से पाला पड़ा है मेरा बेटा। तो अनु का भाई नहीं होता ना, फिर देखता मैं तेरी क्या हालत करता। टाइम वेस्ट करा दिया मेरा। मैं दूसरी तरफ अंश आकर के चेयर पर बैठ कर के इधर उधर अपने चेयर को घुमाए जा रहे थे, और वो बार बार अपने आप को ये सांत्वना दे रहे थे वो मेड है, वो मेरी कुछ नहीं लगती है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। और उसने अब तक किया भी क्या है, हमारी इंट्रैक्शन भी इतनी बुरी हुई है। वो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे ऊपर गिराती रहती है, मैं उसको डांटता रहता हूँ, और मुझे उससे अट्रैक्शन कैसे हो सकती है। नो वे, मैं इतना तो इमैच्योर नहीं हूँ कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर पाऊँ। अभी अंजनी सारे ख्यालों में डूबे हुए थे कि तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है, और अंश ने तुरंत इंस्टेंट जवाब देते हुए उसे अंदर की तरफ आने का परमिशन दे दिया था। वो शख्स जो काफी खुशी खुशी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फाइल को आगे की तरफ ले जाकर के टेबल पर रखते हुए कहता है सो दिस इज द डिजाइन, वी आर गोना शो दिस टू आवर क्लाइंट एंड आई होप सो दैट ही विल बी इम्प्रेस्ड। और ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, जिसे घूरते हुए अंश कहते हैं अप्रूव हो गया डिजाइन। वो आदमी जो कहता है नहीं सर अभी तो नहीं, अभी तो मैं आपको शो करूंगा, उसके बाद फिर आप उनको। वही अंश कहते हैं तो फिर दांत क्यों फाड़ रहे हो। वही वो लड़का जो कहता है सर वो क्या है ना कि फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ, और पता है अभी 2 दिन पहले तीन दिन पहले मेरा ना प्रमोशन हुआ है सर, तो इसी वजह से सर बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी डिजाइन्स कितने अमेजिंग होते हैं सर, आप हमेशा कुछ बहुत यूनिक करते हैं। और सच कहूँ तो ये सब कुछ सिर्फ एक वजह से हो रहा है। इस बात पर अंश पूछते हैं कौन सी वजह से। अंश का मुंह तो बिल्कुल चढ़ा हुआ बना था, और वो इस वक्त किसी को भी अपने सामने खुश तो नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, और किसी और की खुशी उन्हें काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दे रही थी। वो सामने खड़ा शख्स जो कहता है सर वो मेरी ना शादी हो रही है, वो लड़की ना मेरे लिए बहुत लकी है सर, वो जब से मेरी लाइफ में आई है ना तब से सब कुछ सही हो रहा है सर। शी इज द लकी वन सर, सॉरी आई एम द लकी वन सर। इस बात पर अंश अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं शादी हो रही है। और फिर वो जैसे ही फाइल का पहला पन्ना खोल करके देखे थे, वो फ्रंट के डिजाइन को देखते हुए कहते हैं ये रेस्टोरेंट का डिजाइन है। वही वो आदमी जो कहता है हाँ सर, क्यों कोई प्रॉब्लम। अंश दूसरा पेज देखते हैं, और फिर फ्रंट के इंटीरियर डिजाइन को देख करके वो उस आदमी को मुंह पर ऑलमोस्ट उस फाइल को फेंकते हुए कहते हैं कबाड़ खाना नहीं बनवाना है मुझे, बहुत ही स्पेशल यूनिक रेस्टोरेंट होना चाहिए वो, जैसा डिजाइन आज तक पूरे इंडिया में नहीं आया है, और इवन पूरे वर्ल्ड में नहीं। मल्होत्रा एंटरप्राइजेस की यही खासियत है, हम कुछ बहुत यूनिक सर्व करते हैं अपने क्लाइंट्स को। ये भद्दा मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। मैंने क्रिश से पहले ही कहा था कि दोबारा से रीचेक कर लेना अपने डिजाइन, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मूड जो पहले से खराब है तुम्हारी डिजाइन देखकर और बकवास हो जाए। तुम लोगों ने समझ क्या रखा है हाँ, ऑफिस का काम कोई हलवा होता है।
ऑफिस को संभालना कोई मामूली सी बात होती है? इतने सारे प्रेशर के साथ हमें क्लाइंट को अटेंड करना होता है, उनके उनके डिमांड्स को सुनना होता है और उसे पूरा भी करना होता है। और इन सारे प्रेशर के साथ तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयर्स को भी संभालना मुझे ही पड़ता है। तुम्हें लीड किसने किया इस काम में? कोई 3D मॉडल बना है इसका? उदय जब अपना सिर नीचे करते हुए कहता है, सर आप अप्रूव करते तो उसके बाद। वह जो कहते हैं, तुम डायरेक्टली अप्रूवल लेने के लिए कंपनी के ओनर के सामने खड़े हो और फिर मुझसे कह रहे हो कि मेरे अप्रूवल के बाद तुम बैठ करके 3D डिजाइन करोगे? क्यों? भाई वो कहता है, सर वो नितिन सर चले गए जो फाइनल डिजाइन्स देखते थे, इस वजह से सर डायरेक्टली आपको दिखाना पड़ा। वो ये बात बहुत ही कांपते कांपते बोल रहा था। भैया जो कहते हैं, जाकर के कह दो उस लड़की से, कोई खुशनसीब नहीं वो लड़की तुम्हारे लिए। तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल कर रहा हूं मैं। नाउ गेट लॉस्ट। वो आदमी पूरी तरह से शॉक हो गया था। फिर अंशु काफी तेज आवाज में कहते हैं, आई सेड गेट लॉस्ट। पागल कर रख। क्रिश जो बेचारा बाहर से ही सब कुछ सुन रहा था और अपनी मुट्ठी को कस कर बंद करता है और फिर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहता है, ओह नो, बुरी लगेगी अब मेरी भी। उदय जो बिल्कुल निराश होकर बाहर की तरफ आया था, वह क्रिश एक बार उसको देखता है और फिर फेक स्माइल पास करके अंदर की तरफ आने लगता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो बिना नॉक किए अगर अंदर गया तो कहीं उसके पैर न तोड़ दे अंश। और फिर वो धीरे से पूछते हुए कहता है, मे आई कम इन सर? अंश जो अपने सामने की टेबल पर कुछ चीजों को देखते हुए कहते हैं, कम इन। क्रिश जो कॉफी ले आकर के कांपते हुए हाथों से अंश के सामने रखते हुए कहता है, सर आपकी कॉफी। अंश की ये निगाहें जैसे ही जाकर के क्रिश के चेहरे पर टिकी थी, वो तुरंत ही अपने चेहरे को झुका करके भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, कहीं मुझे बिना निकाल दे। मैं ऐसे कहते हैं, मुझे तो लगा था कल परसों तक आएगी कॉफी, इतना जल्दी ले आ गए तुम? काफी जल्दी काम करना शुरू कर दिया क्रिश। उनके टोन पर लहजे को सुनकर क्रिश कहता है, सर वो कॉफी मशीन काम नहीं कर रही थी। अंश क्रिश को घूरते हुए कहते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जाकर के कॉफी मशीन ठीक करूं? मैकेनिक हूं मैं। तुम लोगों ने समझ क्या रखा है मुझे? हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम लोग मुझसे पूछते हो। अभी वो फालतू सा डिजाइन मेरे सामने ले आकर के रख रहा है और फिर मुझसे पूछ रहा है कि मैं अप्रूवल दूं उसे। मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे लिए काम कर रहे हो। गेट दैट? मैं कृष्ण कहता है, यस सर, आई गॉट इट। भैया कृष्ण कहते हैं, आज की क्लाइंट के साथ मीटिंग कैंसिल करो मेरी। क्या शो करूंगा मैं उनके सामने? घटिया सा डिजाइन। वो तो अच्छा हुआ कि अब तक के डिजाइन मैं खुद अपने हाथों से बनाता था, क्रिएटिविटी मेरी होती थी, वरना आर्किटेक्चर तो बस छूट में पैसे ले रहा है। काम थोड़ा डिले होगा लेकिन मुझे बेस्ट चाहिए। जस्ट गो एंड टॉक टू दैट क्लाइंट। क्रिश जल्दी जल्दी वहां से भागता है और फिर केबिन से बाहर आकर के जोर जोर से सांस लेते हुए कहता है, उफ, सर घर क्यों नहीं चले जाते? सर को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यही हालत अंश का भी था। अंश खुद को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे और वो दोबारा से ट्रैश कैन की तरफ देखते हैं और फिर दूसरी पेंसिल उठा करके डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता, जिसकी वजह से उन्होंने तुरंत ही अपना फोन उठाकर अपनी मॉम को कॉल कर दिया था। दूसरी तरफ से फोन पिक होता है। इस तरफ से शालिनी जी तो कहती हैं, बेटा सब ठीक तो है? क्या हुआ, तुमने कॉल किया? शालिनी जी के लिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित वाली बात है, क्योंकि अंश कभी भी उन्हें खुद से कॉल नहीं किया करते थे। लगभग 1 से 2 महीने हो जाते थे जब जाकर के शालिनी जी को अंश का कॉल आता था। अंश कहते हैं, कुछ नहीं, वहां पर क्या चल रहा है, आप ठीक हैं? और कुछ खाया आपने? शालिनी जी तो कहती हैं, बेटा तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? भैया जी कहते हैं, हाँ तबीयत ठीक है, दिमाग खराब हो गया बस। वो अपने दिल को बार बार कंट्रोल करते हुए अपनी मॉम के बारे में पूछे जा रहे थे और बार बार उनकी मॉम भी उनको बिल्कुल सटीक जवाब भी दे रही थी। लेकिन फिर अंश मुट्ठी कस के बंद करते हुए पूछते हैं, वो शादी की मीटिंग होने वाली थी, उसका क्या हुआ? मैं शालिनी जी तो कहती हैं, शेखर जी तो अभी आए नहीं है बेटा, अब तुम्हारे पापा के बिना कैसे डिसीजन हो सकता है, शायद शाम को इस बारे में बात हो। जैसे अंश ने ये सुना था वो काफी ज्यादा रिलैक्स होकर के पीछे की तरफ लीन होते हैं और फिर अपनी मॉम से कहते हैं, मैं आज घर जल्दी आऊंगा, ज्यादा काम नहीं और थोड़ा परेशान भी हूँ, आपके साथ रहूंगा तो अच्छा लगेगा। इस बात पर शालिनी जी अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ वो तो है, पर बात क्या है, किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया ना? मैं इस बात पर अंश कहते हैं, माँ मैं आपको कोई गुंडा नजर आता हूँ या कोई गैंगस्टर हूँ जो सबसे झगड़ा करता फिरूंगा?
लेकिन शालिनी जी अंश की रियलिटी नहीं जानती थी और वो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, अंश की बातें सुनकर शालिनी जी जो कहती हैं, हाँ ठीक है, जल्दी ही वापस आना और आकर के मेरे पास बैठ जाना, तुम्हें वाकई में ही बहुत अच्छा लगेगा। वही अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो तो हमेशा लगता है, आप सुकून है मेरे, बहुत अच्छा लगता है आपके पास मॉम। अचानक से उनके चेहरे पर दोबारा हल्की हल्की स्माइल आना शुरू हो गई थी। ये वैसे तो उनकी माँ से बात करने की वजह से था, ऐसा उन्हें लग रहा था। और फिर जैसे उन्होंने फोन रखा था, वह गहरी सांस भरते और उनका दिल जो अभी काफी भारी हो रखा था वो अब धीरे धीरे थोड़ा लाइटन होने लगता है। और फिर वो खुद के ही बालों को ठीक करते हुए कहते हैं, क्या हो जाता है तुझे कभी कभी। वहीं दूसरी तरफ सम्राट जो इधर उधर नायरा कोई ढूंढे जा रहा था, तभी वो आकर के चरण सिंह से पूछता है, कहाँ है आपकी लाडली। जैसे उन्होंने ये बोला था, अगल बगल के स्टाफ भी चरण सिंह की तरफ देखने लगते हैं। वही सम्राट का जवाब देते हुए चरण सिंह जो कहते हैं, अंश साहब ने वो अपनी माँ के लिए उसको रखा है ना, तो वहीं होंगी मैडम के कमरे में। सम्राट इस बात पर अपना गर्दन हल्का सा टिल्ट करते हुए कहते हैं, इस अंश का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खैर आप छोड़िए, बताने के लिए थैंक्स। और ये बोलकर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ पहुंचते हैं और जाकर के शालिनी जी का दरवाजा बिना नॉक किए खोल देते हैं। नायरा शालिनी जी के साथ काफी रिलैक्स थी और वो आराम से बिस्तर पर बैठकर उनके पैर पर धीरे धीरे तेल रब कर रही थी, जिससे उन्हें थोड़ा रिलैक्स मिल सके। लेकिन जैसे पीछे से किसी के आने की आहट महसूस होती है, नायरा तुरंत ही अपना चेहरा नीचे की तरफ कवर कर लेती है। लेकिन तभी सम्राट जो उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसे बाजू से खड़ा करते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, यहाँ क्या कर रही हो तुम। इस बात पर शालिनी जी जो कहती हैं, सम्राट ये क्या तरीका है बेटा, और तुम उसका हाथ छोड़ो। वही सम्राट जो शालिनी जी की तरफ देखते हुए कहता है, आप अगर अंश की मॉम हैं तो मेरी भी कुछ लगती हैं, सिर्फ उसी को फेवर नहीं कर सकती आप। और आपको क्या लगता है इस घर में सब कुछ अंश के हिसाब से चलेगा। आज सुबह चाचा नहीं थे, इस वजह से बात नहीं बन पाई, लेकिन दोपहर तक चाचा से बात हुई है, वो आ जाएंगे और कल परसों तक हमारी शादी हो जाएगी, है ना। अचानक से उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर शालिनी जी अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर धीरे से कहती हैं, काश इस वक्त मेरा बेटा यहाँ पर होता, तब जाकर इसे समझ में आता। इस घर का कुछ माहौल ही अलग था। यहाँ पर चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन घर के लड़कों को या मर्दों को कोई औरत ज्यादा डांट बोल नहीं सकती थी, और सम्राट को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सम्राट इस घर के बड़े बेटे भी थे और उसके साथ ही वो बीमार भी थे और जयचंद्र के काफी लाडले भी थे, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल उन्हीं की तरह जो थे। औरतों की इज्जत ना करना, अपने घर परिवार से ज्यादा मतलब ना रखना, और हाँ, अगर जयचंद्र उनसे कुछ कहते थे तो वो हमेशा मान लिया करते थे बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि सम्राट को भी बात अच्छे से पता थी, जब तक जयचंद्र उनके साथ और उनके सपोर्ट में है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नायरा जो अपनी आंखें सिकोड़े हुए अपने होठों से काफी धीरे से कहती है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके लिए सही नहीं हूँ, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, आप कैसे मुझसे शादी कर सकते हैं। इस बात पर सम्राट जो बिना शर्म किए शालिनी जी के सामने उसके कान के पास आते हुए कहता है, यही तो मजेदार चीज है, नौकरानी के साथ बिस्तर पर। सॉरी चाची, आई नो कि आपके सामने इस तरह की बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, तुम चलो जरा, तुमसे कुछ काम है। और वो पकड़ करके नायरा को अपने साथ ले जाने लगा था। तभी सावित्री जी जो कि सम्राट को इस तरह से नायरा को खींच कर ले जाता हुआ देखती हैं, तो तुरंत ही खड़े होकर के ऊपर की तरफ आते हुए कहती हैं, कहाँ लेकर जा रहे हो उसे। सम्राट जो अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हो गया दादी, वैसे भी मेरी होने वाली पत्नी है, अपने साथ नहीं लेकर जा सकता क्या। सावित्री जी जो कहती हैं, होने वाली है ना, अभी हुई तो नहीं, उसका हाथ छोड़ो, इधर आओ तुम नायरा, अरे तुम्हारा ही नाम नायरा, इधर आओ। वो इतना तेज नायरा को बुलाई थी कि वो सम्राट से अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से सावित्री जी के पास आ जाती है और सावित्री जी उसको अपने साथ नीचे की तरफ ले जाते हुए कहती हैं, वैसे भी तुम्हारा अभी घर में तो कोई खास काम नहीं है, रसोई में सारे लोग वैसे ही जुटे हुए हैं, ये अचार बनाई हूं मैं,
इसको ले जा करके बगल वाले पड़ोसी के घर में देना है, दे आओगी? नायरा इस बात पर अपना सिर हल्का सा हाँ मिलाती है, लेकिन तभी सावित्री जी उसके घूंघट को हल्का सा उठाते हुए कहती हैं, चेहरा ढक कर जाओगी तो गिर जाओगी, आराम से जाना और ध्यान से, ये अचार गिरना नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल से बनाया मैंने। वो सिर्फ बहाना ढूंढ रही थी नायरा को इस घर से बाहर भेजने का, ताकि सम्राट से वो नायरा को दूर रख सके। जयचंद्र के सामने सावित्री जी की भी नहीं चलती थी, वरना यह शादी तो वो खुद रोक देती। वो तो बस जयचंद्र को दिखाने के लिए ये दिखावा कर रही थी कि वो भी इस शादी और इस रिश्ते से खुश है। सम्राट जो बस अपनी मुट्ठी कस के रह गया था। दूसरी तरफ नायरा के पांव जो अभी मेंशन के ठीक बाहर पहुंचे थे, और वो आसपास के जगहों को देखकर अपना घूंघट हल्का सा उठा लेती है ताकि उसे अच्छे से सामने का रास्ता नजर आए, और फिर वो अगल बगल देखते हुए कहती है, वैसे बड़ी साहिबा ने ये तो बताया नहीं कि कौन से घर में देना है। उन्होंने बोला बगल वाले, बगल में तो दोनों घर हैं, कहाँ जाऊं मैं? वो कभी लेफ्ट के साइड में देखती तो कभी अपने राइट के साइड में, दोनों तरफ घर था, और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। अब उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो अंदर किस मुंह लेकर जाए। अगर उनको पता चला कि नायरा को इतनी बेसिक सी चीज समझ में नहीं आई तो वो उसे और ज्यादा डांटेंगी, और फिर घर के अंदर जाने से एक और रिस्क हो सकता है कि कहीं सम्राट उसे दोबारा से न मिल जाए और अपने कमरे में जबरदस्ती उसे ले न जाने लगे, जिस वजह से वो बाहर ही रहना मुनासिब समझती है। और फिर वो बस इधर से उधर, उधर से इधर देखे जा रही थी। तभी वो अंदाजा लगाते हुए कहती है, चली जाती हूँ इस घर में, अब ये घर इस घर से ज्यादा करीब लग रहा है। अंश के इस मेंशन के ठीक बगल से एक रोड निकल रहा था, जो उसके ठीक बगल में घर था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके घर के ठीक लेफ्ट साइड में जहां इस वक्त नायरा खड़ी थी, वो घर पूरी तरह से अंश के घर से सटा हुआ था। और फिर वो यही लॉजिक लगाते हुए कहती है, बगल का घर तो यही होगा, हाँ, वरना वो बोलती ना कि रोड की उस तरफ, हाँ इसी घर में जाती हूँ। और वो जल्दी जल्दी अपनी साड़ी को संभालते हुए, अचार को संभालते हुए उसी घर में जाने लगती है, जहां बाहर से गार्ड उनको रोकते हुए कहता है, कहाँ जाना है? नायरा जो बताती है, अचार भिजवाया था, बड़ी साहिबा ने, उनको देना था। वही वो गार्ड जो कहता है, अच्छा अंश सर के घर से आ रही हो? इस बात पर वो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ अंश। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंश किसका नाम है, क्योंकि कभी भी उसने अपने कानों से अंश का नाम इतने ध्यान से सुना नहीं था। और फिर वो बस अपने चेहरा हाँ मिलाते हुए कहती है, वो सम्राट जी के घर से आई हूँ। अंश के नाम पर तो वो गार्ड काफी खुश था, लेकिन जैसे ही नायरा ने सम्राट का नाम लिया था, वो गुस्सा कर उसे देखते हुए कहता है, ठीक है जाओ अंदर। अचानक से उस गार्ड का रिएक्शन बदलता देख करके नायरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, मगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर अंदर की तरफ पहुंचती है, जहां एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था। वो जाकर के धीरे से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा कोई खोलता नहीं। तभी वो जाकर के अभी बेल के पास खड़ी होती है, और अभी उसने हल्का सा अपने चेहरे पर घूंघट भी किया हुआ था। अभी उसका हाथ जो कि बेल पर पड़ा था, लेकिन तभी अचानक से उसके ठीक पीछे से काफी तेज तेज आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी कुत्ते के भौंकने की थी। नायरा एकदम से घबराई थी और एकदम से वो फिसल करके जा करके दरवाजे से टिक जाती है, और इत्तेफाक से उसी वक्त दरवाजा भी खुला था, जिससे दरवाजे से टिके टिके वो जाकर के पीछे धड़ाम से गिरती है। लेकिन इस वक्त उसने खुद को नहीं बल्कि अचार के उस जार को बचाना ज्यादा जरूरी समझा था। वो कुत्ता लगातार नायरा पर भूखे जा रहा था। तभी अंदर से एक बहुत ही स्वीट आवाज आती है, हैरेश कीप क्वाइट, इतना क्यों चिल्लाते रहते हो तुम? और फिर वो नायरा को ठीक से उठाते हुए कहती हैं, आप ठीक तो है ना? कहाँ से आई हैं? वही नायरा जो कहती है, वो सब। लेकिन जैसे ही उसे गार्ड का वो चेहरा याद आया था, वो तुरंत ही अपनी बात को चेंज करते हुए कहती है, वो मैं बगल से आई हूँ, वो बड़ी साहिबा ने अचार भिजवाया था। जैसे वो औरत ये सुनी थी, वो मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा आंटी ने भिजवाया, लाओ लाओ दो दो, काफी वक्त हो गए थे उनके हाथ का अचार खाए हुए। तुम जा रही हो? भाई नायरा को और क्या करना था, वो वहां से जा रही थी, लेकिन फिर वो कुत्ते को देखते हुए तुरंत अपना चेहरा मोड़ करके उस औरत की तरफ करते हुए कहती है, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद चली जाऊं। वो औरत भी समझ गई थी कि नायरा उस कुत्ते से डर रही है। वो तुरंत ही उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है, हैरेश
से हेलो। वहीं नायरा को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो शहर से नहीं थी और गांव में इस तरह से कोई कुत्ते को हेलो करने के लिए तो नहीं कहता था और ना ही कुत्ते से कोई बात किया करता था। और वो धीरे से खुद से ही कहती है, कुत्ते से तो ऐसे बोल रही जैसे एक कुत्ता उनकी बात मान जाएगा। लेकिन तभी उस कुत्ते ने हल्का सा अपने हाथ को उठा दिया था, जिससे नायरा हैरान होकर कहती है, ये बातें समझता है। वही वो औरत हल्का सा नायरा को झुकाते हुए कहती है, अरे तुम बैठो, तो तुमसे बहुत अच्छे से बात करेगा, बस एक बार इसे दोस्ती करवा लो कोई, उसके बाद तो पीछे पड़ जाता है ये किसी के भी। वहीं धीरे से नायरा भी डरते हुए अपने हाथ को ले जा करके उसके चेहरे पर रखती है, लेकिन उसे कुत्तों से काफी डर लगता था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही हाथ पीछे करते हुए कहती है, हाँ मैं चलती हूँ अभी। उसको पहली बार उस औरत ने देखा था और फिर वो खुद से कहती है, इसे तो मैंने सुनो बेटा, तुम काम करती हो वहां पर? नायरा जो कहती है, हाँ आंटी मैं काम। वह इस बात पर वो औरत जो कहती है, अच्छा तुम नहीं आई हो शायद, और ये घूंघट क्यों किया है तुमने? वहां की औरतें तो घूंघट नहीं करती। इस बात पर नायरा जो कहती है, चेहरा छुपाना जरूरी है, वरना उनको पता चल गया तो बहुत बहुत गुस्सा करेंगे और घर से भी बाहर निकाल देंगे या फिर मुझे मार भी सकते हैं। वो ये खुद से ही बोले जा रही थी। वही औरत जो कहती है, आई थिंक तुम कंफर्टेबल नहीं हो शायद। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगी उनसे, तुम जाओ। नायरा जो अभी घर के बाहर निकलते हैं और फिर अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है जहां पर वो काम किया करती थी। अभी वो गेट तक पहुंची थी, लेकिन तभी पीछे से उसे गाड़ियों की हॉर्न सुनाई देती है और अचानक से हॉर्न आने की वजह से वो पीछे घूम गई थी। उसके चेहरे पर उसका पल्लू जो कि ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ आ चुका था और उसका चेहरा जो काफी हद तक नजर भी आ रहा था। जैसे ही वो गाड़ी की तरफ घूमी थी, अंदर के बैठे शख्स को देखकर वो तुरंत ही अपने चेहरे का घूंघट दोबारा से ढकते हुए जल्दी से साइड हो जाते हैं और अंदर के 2 गार्ड्स जो जल्दी से दरवाजा खोल दिए थे। गाड़ी अंदर की तरफ पहुंचती है और वहीं नायरा भी अंदर की तरफ जाते हुए जल्दी से मेंशन के अंदर एंटर होने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उनके मेंशन के गेट से उनके मेंशन के अंदर के इंटीरियर साइड काफी ज्यादा दूरी पर थे, जिसकी वजह से नायरा को काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है। अभी वो अंदर की तरफ पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक से उसके ठीक सामने कोई शख्स आ गया था और अचानक से यूं किसी के सामने आने से नायरा का बैलेंस नहीं बन पाता और वो एकदम से जाकर के सामने के शख्स के सीने पर अपना दोनों हाथ टिका देती है ताकि वो खुद को संभाल पाए। दूसरे सामने खड़े शख्स ने भी उसके बाजुओं को पकड़ लिया था ताकि वो भी उस लड़की को संभाल पाए और ठीक से खड़ा कर पाए। अचानक ही यूं इस तरह के टच से थोड़ा सा घबराते हुए पीछे होते हुए कहती है, सॉरी वो मैंने देखा नहीं आपको। वहीं तभी आवाज जो कि थोड़े दूर से आई थी, लेकिन फिर वो शख्स जो कि हल्का सा नीचे झुककर दोबारा से नायरा के कान में कहता है, बाहर क्या करने गई थी? नायरा जो कहती है, मैं वो बड़ी साहिबा ने अचार दिया था, देने गई थी। भैया जो एक भाव में चढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें सारी शर्म मुझसे ही आती है, बाहर जाकर घूंघट उठा दिया था ना। ये सुनकर नायरा जो अपनी आंखें एकदम से बड़ी कर दी थी और घूंघट के नीचे ही उसका चेहरा जो कि एकदम लाल पीला पड़ने लगा था। वो पहले तो थोड़ा डर गई थी, लेकिन फिर उसे थोड़ा कंफ्यूजन भी महसूस होता है कि आखिर इस शख्स को क्या लेना देना, वो कहीं पर भी पर्दा करे ना करे। लेकिन फिर उसका दिमाग जो उसे खुद याद दिलाता है, कहीं इन्होंने मेरा चेहरा तो नहीं देख लिया, अरे नहीं, फिर तो ये मुझ पर बहुत गुस्सा। अभी उसने इतना सोचा ही था, आगे उसका दिमाग काम करता उससे पहले ही तभी उसकी कलाई जो जाकर के अंश के हाथों की गिरफ्त में आ चुकी थी और वो काफी तेज कदमों से उसे अंदर की तरफ ले जाने लगे थे। इससे नायरा थोड़ा घबरा भी रही थी और परेशान भी हो रही थी। सम्राट बालकनी से यह सब कुछ देख करके एंजॉय कर रहा था और सिगरेट का एक कश लेकर के धुआं हवा में उड़ाते हुए कहता है, मुझे पहले से ही शक था तेरे ऊपर अंश। खैर तू जानता नहीं है मुझे कि मैं तेरे बारे में क्या क्या जानता, और इस लड़की के बारे में भी। अंश जिस तरह से उसे अंदर लेकर आ रही थी, सावित्री जी जो अंश को देखते हुए कहती हैं, क्या हो गया तुम्हें और इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो? और फिर सावित्री जी जो खुद से कहती हैं, कभी सम्राट कभी सम्राट तो कभी अंश, दोनों की दोनों एक लड़की पर लट्टू हो गए हैं क्या? अंश ने बस अपनी दादी का आधा अधूरा जवाब दे दिया था, कुछ काम है। और फिर उसे सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे डायरेक्टली अपने रूम की तरफ लेकर जा रहे थे, जिसे सब लोगों ने नोटिस कर लिया था। वहीं एक औरत आकर के ये बात शालिनी जी को तुरंत ही बताते हुए कहती है,
हाँ, वो आंसर आ गए। शालिनी जिस बात पर अभी खुश हुई थी, लेकिन तभी उस मेट के आगे की बात सुनकर कि उनके चेहरे पर 12 बज चुके थे कि आखिर अचानक से उस लड़की ने दोबारा क्या कर दिया। वो औरत जो कहती है, पर वो हाथ पकड़ कर ले जा रहे थे उस नई लड़की का जो घूंघट में रहती है, काफी गुस्से में है वो। शालिनी जी इस बात पर थोड़ा नाराज भी हो रही थी और काफी ज्यादा परेशान भी नायरा के लिए। वही नायरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसकी आवाज में पूरी तरह से कंपन नजर आ रही थी। अंशु काफी तेज उसको ऑलमोस्ट पीछे की तरफ धक्का दिए थे, जिससे वो एक तरफ जाकर के घूम गई थी और संभालते हुए वो खुद को दीवार से टिकाते हुए कहती है, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हो गई है? इस बात पर अंशु उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? नायरा जो कांपते होठों से कहती है, नायरा। अंशु कहते हैं, घूंघट उठाओ। लेकिन नायरा ये करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती और वो अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, हम घूंघट नहीं उठाएंगे। वही अंशु कहते हैं, क्यों? तुम बहुत जल्दी इस घर में सम्राट की बीवी बनने वाली हो, राइट? तो घूंघट उठाओ। देखना चाहता हूं इस मुखौटा के पीछे कौन है जो पूरी दुनिया के सामने बिना घूंघट के रह सकती है, लेकिन मेरे सामने नहीं। कल सम्राट ने भी तुम्हारे घूंघट को हटाया था, उसने भी तुम्हारा चेहरा देखा है। मॉम के सामने भी तुम बिना घूंघट के रहती हो, इवन तुम बाहर भी बिना घूंघट के घूमती हो, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आती हो, न जाने तुम्हें दुनिया की सारी शर्म क्यों आने लगती है। नायरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इससे अंश को लेना देना क्या है। अंशु काफी जोर से अभी अपने हाथ को ले जाकर नायरा के शोल्डर पर रखने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो अपने हाथ को घुमाकर पीछे दीवार पर जोर से मारते हुए कहते हैं, कुछ कहा है मैंने? मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। क्यों छुपाती हो मुझसे अपना चेहरा? हाँ? वही नायरा जो कहती है, ऐसा नहीं है। अंशु कहते हैं, तुम बाहर गई थी बिना घूंघट किए। अब ये मत कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर मुझे कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैंने खुद देखा है तुम्हें। और जैसे ही तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी, तुमने तुरंत ही अपना घूंघट ठीक कर लिया। क्यों इतना तंग कर रही हो मुझे? अचानक से उनकी आवाज जो एकदम से बदल सी गई थी और फिर वो और ज्यादा नायरा के करीब आकर के उसे पूरी तरह दीवार पर टिकाते हुए कहते हैं, बताओ क्यों इतना परेशान कर रही हो? एक तो तुम्हारा नाम नायरा, ऊपर से तुम्हारा घूंघट लेना और ऊपर से तुम्हारी हरकत है। और जिस दिन मैं यहाँ पर आया हूँ उसके ठीक एक दिन पहले, या फिर शायद उसी दिन तुम यहाँ पर पहुंची हो, राइट? ये सब कुछ एक साथ इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरे भाई से तुम्हारी शादी, फिर मुझे तुम यूं इस तरह अच्छी नहीं, आई मीन मेरे भाई को इस तरह अच्छी लगना, ये किस प्लानिंग से है वो यहाँ पर? तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। मुझे सच बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? नहीं, नायरा जो रोते हुए कहती है, मैं काम करना चाहती थी, पैसे कमाने के लिए। थोड़ा पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो रहने का बंदोबस्त कर लूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी यहाँ से। मैं जो कहते हैं, और वो तुम मेरे भाई को पसंद आ गई, उसका क्या? तुम्हारी शादी होने वाली है उससे, पता है तुम्हें? इस बात पर नायरा जो कहती है, मैं नहीं चाहती है शादी हो, मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, यहाँ पर रिश्ता बनाने नहीं। मैं जो कहते हैं, तो तुम्हारा यहाँ पर किसी से कोई रिश्ता नहीं है, राइट? नायरा जी कहती है, नहीं, किसी से कोई रिश्ता नहीं है। आश इस बात पर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, Then I am that stupid कि मैं तुम्हारे बारे में इतना फिक्र कर रहा हूँ। And literally I am stupid, right? मुझे क्या फर्क पड़ता है यार तुमसे, तुम हो कौन? और तुम मेरे भाई से शादी करो, तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम मुझसे शादी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम घूंघट करो ना करो, मेरे सामने करो, किसी और के सामने करो, कुछ भी पहनो, मुझे क्यों लेना देना है तुमसे? या एक्चुअली मुझे क्यों ही लेना देना है तुमसे, तुम निकलो यहाँ से। नायरा जो तुरंत ही अपने कदम को बढ़ाती है, लेकिन फिर खुद ही अंश उसकी कलाई पकड़ते हुए कहते हैं, दोपहर में जब इस बारे में बात होगी तो तुम वहीं पर रहोगी, और जब सब लोग बात करेंगे तुम्हें अपनी बात को खुद रखना होगा,
कि तुम्हें यह शादी नहीं करनी है। वहीं इस बात पर नायरा, जो इस वक्त पूरी तरह से स्टैचू बन गई थी, उसका हाथ इस वक्त अंश के हाथों में जरूर था, लेकिन नायरा ने एक बार भी कोशिश नहीं की थी अपने हाथ को छुड़ाने की, और वो पूरे स्तब्ध होकर कहती है, मैं कहकर भी क्या कर लूंगी, यहाँ पर कौन मेरी सुनेगा। वैसे भी जब आपकी मॉम की कोई नहीं सुनता तो मेरी क्यों सुनेगा। तभी अंश पीछे से ही उसके कान के पास आते हुए धीरे से कहते हैं, मैं रहूंगा ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम नहीं करोगी। बात समझ में आ रही है? इस बात पर नायरा को काफी रिलैक्स महसूस हुआ था और वो धीरे से अपना चेहरा हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मना कर दूं। वहीं अंश कहते हैं, तुम थोड़ी कोशिश करना, बाकी की चीजों को मैं हैंडल कर लूंगा। अभी जाओ यहां से। नायरा गेट तक पहुंची थी तभी अंश कहते हैं, और हाँ, ये मैं सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा हूं, मुझे भी कोई मतलब नहीं है तुमसे। गलतफहमी में मत जीना तुम। और ये बोलकर उसे जाने का इशारा कर दिए थे। नायरा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये शख्स इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे है, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्यों है। कभी वो उसे डांटता है तो कभी उसके बारे में फिक्र करता है और फिर कभी कहता है कि ये सब कुछ तो वो ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा है। वहीं अंश बेचारे तो खुद कंफ्यूज थे और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ये अर्जुन ना पागल कर देगा मुझे। खुद तो मेरी बहन के पीछे पागल है, चाहता है कि मैं भी किसी लड़की के पीछे पागल हो जाऊं और इसकी तरह से। नहीं, मैं उसकी तरह नहीं बनने वाला। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।